मानसी की शादी होती है पहाड़ों में, लेकिन शादी से पहले पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं होती मानसी। माँ तूने सिखाया तो है ससुराल में कैसे मैनेज करना होता है, मैं कर लूंगी। हाँ बेटा, लेकिन हमारी और उनकी जिंदगी बहुत अलग है ना, कहीं आना जाना, मौसम भी बदलता रहता है। हाँ पापा, मैं देख रही थी। वैसे भी जब से दिलीप से रिश्ता तय हुआ है, मैं तो सिर्फ पहाड़ों में कैसे मैनेज करें ये वीडियो ही देखती रहती हूँ। बात आई गई हो गई और मानसी की शादी हो जाती है दिलीप से। मानसी की शादी दिलीप से धूमधाम से हो जाती है। विदाई के वक्त माँ की आंखों में आंसू और मानसी के दिल में एक अजीब सी घबराहट के साथ खुशी भी थी। गाड़ी जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ बढ़ती गई, मानसी की आंखें बड़ी होती गई। अरे यार दिलीप, ये तो सच में इतना सुंदर है, मैंने तो बस वीडियो में देखा था। हाँ भाई, अब तू यहीं की होने वाली है, ठीक से देख ले। घर पहुंचती सास ने आरती उतारी, गृह प्रवेश करवाया। घर लकड़ी का बना था, बड़ा सा आंगन, आंगन में फूल और सामने बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटी। हे भगवान, ये तो सपनों से भी सुंदर है। रात को मानसी ने माँ को फोन लगाया। माँ तो यकीन नहीं करेगी, यहाँ का मौसम, यहाँ के नजारे। दिल्ली में तो हम बस एसी में बैठकर गर्मी से बचते रहते थे, यहाँ तो नेचुरल ठंडक है। अच्छा बेटा, बस ध्यान रखना अपना, वहाँ चीजें अलग होंगी। हाँ माँ, पर अभी तक तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन दिलीप मानसी को घुमाने ले गया। दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए एक खूबसूरत जगह पहुंचे, जहां से पूरी वादी दिखाई दे रही थी। मानसी बता, हनीमून पर कहाँ चलना है, गोवा, मनाली या कहीं और? अरे दिलीप, अब हनीमून पर कहाँ जाना, हमारी तो पूरी जिंदगी ही यहाँ हनीमून जैसी है। देखो ना, ये मौसम, ये व्यू, रोज सुबह उठकर ऐसा नजारा देखने को मिले, इससे बढ़िया क्या होगा। वाह भाई, तू तो बड़ी जल्दी पहाड़ों में सेट हो गई। हाँ, अब यही तो मेरा घर है ना। शाम को सास ने मानसी को अपने पास बुलाया। बेटा, तो अभी नई नई आई है, कुछ दिन आराम कर ले। ऐसे भी हमारे यहाँ ज्यादा खाना वाना नहीं बनता, सादा सा दाल चावल या फिर राजमा भात। तो आराम से सेट हो जा पहले। जी माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। मुझे तो लगा था पता नहीं कैसी सास मिलेगी, पर आप तो एकदम प्यार से बात कर रही हो। अरे बेटा, बहू भी तो बेटी जैसी होती है ना। मानसी अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखती है। बादल जैसे घर के अंदर ही आ रहे हो, ठंडी हवा, दूर मंदिर की घंटियों की आवाज। सच में माँ पापा ने कितनी चिंता की थी, पर यहाँ तो सब कुछ इतना अच्छा है। बस उम्मीद है ऐसे ही खुशियां बनी रहे। मानसी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसने जिंदगी की सबसे सही जगह पर कदम रखा हो। अगली सुबह मानसी नींद से उठी तो रसोई से मैगी की खुशबू आ रही थी। ठंड में गर्मा गर्म मैगी देखकर मानसी का मन खिल उठा। वाह माँ जी, इस ठंड में मैगी बहुत बढ़िया आइडिया है। खा ले बेटा, गरम गरम अच्छी लगेगी। दोपहर को खाने की टेबल पर फिर मैगी देखकर मानसी थोड़ा चौंकी, पर कुछ बोली नहीं। रात को जब तीसरी बार मैगी सामने आई तो मानसी ने बस मन ही मन सोचा, चलो कोई बात नहीं, नई नई शादी है, शायद घर का सामान अभी ठीक से जमा नहीं है। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। माँ का फोन आया तो मानसी ने बता दिया। माँ, यहाँ ना रोज मैगी बन रही है, सुबह दोपहर रात। ऐसा क्यों बेटा? अरे भाई, नई नई शादी है, हो सकता है घर का सामान अभी ठीक से सेट ना हुआ हो, या फिर सब लोग थके हो इसलिए झटपट मैगी बना रहे होंगे। हाँ शायद, कोई ना बेटा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला 2 दिन और चला। मानसी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। आखिरकार उसने सोचा अब पूछ ही लेना चाहिए। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, बोल। अब तो मुझे यहाँ आए कई दिन हो गए माँ जी, क्या अब मैं रसोई का काम संभाल सकती हूँ? मतलब मैं चाहती हूँ कि अब बहू का धर्म निभाऊं, घर की जिम्मेदारी उठाऊं। अरे बेटा, तेरा मन है तो कर ले, वैसे तो मैं बना ही रही थी, कोई जबरदस्ती नहीं है। ननद बीच में ही बोली। हाँ भाभी, अगर आपका दिल कर रहा है तो जरूर करो, हमें तो अच्छा ही लगेगा। मानसी खुश होकर रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई में पहुंचकर उसने देखा भंडार पूरा भरा हुआ था। दाल चावल, आटा, तेल, मसाले, सब्जियां, सब कुछ मौजूद था। अरे, यहाँ तो सब कुछ है, फिर मैगी क्यों बन रही थी इतने दिन से? पर मानसी ने ज्यादा सोचने की बजाय फटाफट काम शुरू कर दिया। उसने दाल चढ़ाई, चावल भिगोए, सब्जी काटी, आटा गूथा। थोड़ी देर में पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई। चलो, आज 4 दिन बाद घर में असली खाना बनेगा, सब बहुत खुश होंगे। मानसी ने दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाई। सारी चीजें बड़े प्यार से टेबल पर सजाई। थाली सजाते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। माँ जी, दिलीप, दीदी, खाना लग गया है, आ जाओ। सब लोग टेबल पर आकर बैठे।
मानसी बड़ी उत्सुकता से सबका चेहरा देख रही थी, ये सोचकर कि अब तो तारीफों की बारिश होगी। दिलीप ने पहला निवाला लिया और मानसी की तरफ देखा। वाह मानसी, बहुत अच्छा बना है। ननद ने भी सिर हिलाया। भाभी टेस्टी है। सास ने भी चम्मच उठाई, दाल चखी, चावल का निवाला लिया और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मानसी उत्सुकता से देख रही थी। माँ जी, कैसा बना है? सास ने धीरे से चम्मच नीचे रखी और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अच्छा है, ये कहकर हाथ धोने उठ गई। दिलीप ने भी बस 2 रोटी खाई और प्लेट साइड में सरका दी। ननद ने तो बस चावल का 1 चम्मच लिया और वो भी आधा छोड़ दिया। मानसी हैरानी से सबको देख रही थी। इतनी मेहनत से बनाया खाना सबने बस चख भर लिया था। टेबल पर अभी भी आधे से ज्यादा दाल, चावल, सब्जी और ढेर सारी रोटियां पड़ी थी। अरे यार, इतना खाना तो बचा ही पड़ा है। सबने बस मुंह लगाकर छोड़ दिया। मानसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, माँ जी एक बात पूछूं, क्या आप लोग इतना ही कम खाना खाते हो? मतलब मैंने तो सोचा था सबको भूख लगी होगी, पर अरे नहीं बेटा, हम लोग तो खूब खाते हैं। तो फिर खाते हैं तो मैगी, रात को भूख लगेगी तो मैगी बना लेंगे। मानसी को जैसे झटका सा लगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब माँ जी, आप लोग मैगी मजबूरी में नहीं बल्कि पसंद से खाते हो? हाँ भाभी, हम सबको मैगी बहुत पसंद है। 2 मिनट में बन जाती है, टेस्टी भी लगती है, आसान भी है। हाँ मानसी, हम लोग तो मैगी के दीवाने हैं यार। मानसी वहीं खड़ी रह गई। एक तरफ टेबल पर इतनी मेहनत से बनाया गया भरा पूरा खाना पड़ा था और दूसरी तरफ ये लोग मैगी के लिए इतने उत्साहित थे। ये तो हद है यार, इतना अच्छा खाना बनाया और इनको बस मैगी चाहिए। मानसी ने अपने कमरे में जाकर सोचना शुरू किया। उसे अब समझ में आ गया था कि पिछले 4 दिन से जो मैगी बन रही थी वो मजबूरी नहीं बल्कि इस घर की आदत थी। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे चलेगा? रोज मैगी खाकर सेहत खराब हो जाएगी इन लोगों की। और मैं तो बहू बनकर आई हूँ, घर संभालने आई हूँ, ना कि मैगी बनाने। मानसी को अब मैगी से चिढ़ सी होने लगी थी। वो पैकेट जो किचन में करीने से सजे थे अब उसे आंखों में चुभने लगे थे। नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। मुझे इन लोगों का स्वाद बदलना ही होगा। धीरे धीरे सही, पर मैं इन्हें असली खाने का मजा जरूर चखाऊंगी। अगले दिन मानसी सुबह जल्दी उठी और मन में एक नई योजना लेकर रसोई की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में एक अलग ही जिद और चमक थी। अब पहाड़ों के इस घर में मैगी नहीं बल्कि असली दिल्ली स्टाइल का जायका बसेगा। अगली सुबह मानसी रसोई में घुसी ही थी कि सास ने साफ साफ कह दिया, बेटा एक बात साफ कर दूं, हम लोग ट्रेडिशनल खाना मतलब दाल, चावल, रोटी रोज रोज नहीं खाते। यहाँ का चलन ही अलग है। पर माँ जी ऐसे क्यों? अरे भाभी आप ही बताओ, जब तेज बारिश हो रही हो, बाहर घना कोहरा हो, ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे हो, तो आप दिल्ली में क्या खाते हो उस टाइम? मानसी सोच में पड़ गई। सच में ऐसे मौसम में उसके घर में भी कुछ चटपटा गर्मा गर्म ही बनता था। मानसी यार, हमारे घर में तो बस मैगी ही खाई जाती है ऐसे मौसम में। तू भी मैगी बना देना, आज झंझट भी नहीं होगा। मानसी कुछ बोली नहीं, पर ननद की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। ऐसे मौसम में आप क्या खाते हो? सही तो कह रही है ननद, ऐसे मौसम में तो कुछ गरम चटपटा तला हुआ ही जचता है। मैगी क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है। मानसी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने फटाफट गैस पर 2 बर्तन चढ़ा दिए। एक तरफ मैगी का पानी, दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल। सास दूर से देख रही थी। ये क्या कर रही है बेटा? माँ जी आप बस देखिए। मानसी ने आलू उबाले, बारीक प्याज काटा, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा बेसन और फटाफट पकौड़ों का घोल तैयार किया। गरम तेल में जैसे ही पकौड़े डाले, पूरे घर में एक अलग ही खुशबू फैल गई। ननद रसोई की तरफ खींची चली आई। अरे वाह, ये क्या बन रहा है भाभी? खुशबू तो कमाल की आ रही है। बस थोड़ा वेट कीजिए, अभी बनकर आता है। थोड़ी देर में मानसी ने एक तरफ मैगी की प्लेटें लगाई और दूसरी तरफ गर्मा गर्म कुरकुरे प्याज आलू के पकौड़े एक बड़ी थाली में सजाकर टेबल पर रख दिए। लीजिए, आज मैगी के साथ कुछ खास भी है। सास ने हैरानी से पकौड़ों को देखा, एक उठाकर मुंह में डाला और उसका चेहरा एकदम बदल गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बना है। ननद ने भी एक के बाद एक कई पकौड़े उठा लिए। भाभी कमाल के, मुझे ना मैगी से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दिलीप भी चौंका। मानसी तूने तो कमाल कर दिया यार, इतने टेस्टी पकौड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पूरा परिवार पहली बार मैगी के साथ पकौड़े खा रहा था, और वो भी मन भरकर। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। मानसी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। चलो, शुरुआत तो हो गई, अब धीरे धीरे इन्हें असली खाने का स्वाद चखाना है। पकौड़ों की खबर जैसे पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। अगले ही हफ्ते तेज बारिश हुई।
बादल इतने घने कि दिन में भी अंधेरा सा लगने लगा। सास ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुरा दी। मानसी बेटा, आज तो बारिश का मजा लेना है। मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ, तो वही अपने हाथ का जादू दिखा दे। थोड़ी देर में सास की 4-5 सहेलियां आ गई। मानसी ने फटाफट कढ़ाई चढ़ाई और गर्मा गर्म पकौड़े तलने शुरू कर दिए। साथ में मैगी भी बनाती। सास की एक सहेली बोल पड़ी, अरे वाह, बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े, क्या बात है। पकौड़ा मुंह में डालते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरे ये तो कमाल का बना है, इतना कुरकुरा, इतना टेस्टी। दूसरी सहेली बोली, सच में मैंने आज तक ऐसे पकौड़े नहीं खाए। मानसी बेटा, तूने तो जादू कर दिया। सब औरतें एक के बाद एक पकौड़े खाती गई और तारीफों की झड़ी लगा दी। सास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाह, मेरी बहू तो सच में हुनरमंद निकली। बात यहीं नहीं रुकी। 2 दिन बाद दिलीप ने अपने बॉस को घर बुला लिया। मानसी, आज बॉस आ रहा है, जरा वही स्पेशल पकोड़े बना दे यार, इम्प्रेशन जमाना है। मानसी ने फिर से कमाल कर दिया। बॉस ने पकोड़े खाए तो एकदम खुश हो गए। दिलीप, तुम्हारी वाइफ तो शेफ निकली। ये पकोड़े तो रेस्टोरेंट से भी बढ़िया है। दिलीप गर्व से मुस्कुराया। जी सर, मेरी मानसी है ही टैलेंटेड। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने सबको बता दिया। बस फिर क्या था, अगली ही शाम दिलीप के मोबाइल पर मैसेज आने लगे। यार दिलीप, वो पकोड़े मंगवा देना, सुना है बड़े फेमस हो गए हैं। हाँ भाई, हमें भी टेस्ट करना है, साथ में मैगी भी भिजवा देना। दिलीप ने हंसते हुए मानसी को बताया। मानसी, तूने तो ऑफिस में तहलका मचा दिया, सब लोग पकौड़े और मैगी मंगवा रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया, मैं तो बस घर के लिए बना रही थी। लेकिन मांग इतनी बढ़ने लगी कि मानसी का सुबह से शाम तक का वक्त बस मैगी और आलू प्याज के पकौड़े में ही निकलने लगा। सुबह उठते ही आलू छिलना, प्याज काटना, बेसन घोलना, दोपहर तक कढ़ाई गैस पर चढ़ी रहती। शाम को फिर ऑर्डर आने लगते। यार, मैं तो बस अपने घर वालों का स्वाद बदलना चाहती थी, ये तो पूरा बिजनेस ही बन गया लगता है। सास मुस्कुराते हुए देख रही थी अपनी बहू को, जब पूरे इलाके में मशहूर हो रही थी। पकोड़े और मैगी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि मानसी को अंदाजा ही नहीं लगा कब घर का सारा भंडार खाली होने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब मानसी बेसन का कनस्तर उठाने गई तो वो बिल्कुल खाली था। साथ ही प्याज आलू की टोकरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। मानसी ने घबराकर सास को आवाज लगाई, माँ जी जरा इधर आना, देखिए ना, बेसन तो बिल्कुल खत्म हो गया है, सब्जी भी बस आखिरी वाली बची है। सास रसोई में आई, कनस्तर देखा और बोली, अरे हाँ बेटा, अब तो नीचे जाना ही होगा, सामान लाना होगा। मानसी ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो नीचे सीढ़ी से चली जाओ ना, पास में कोई दुकान होगी। अरे नहीं बेटा, यहाँ कोई सीढ़ी वाली बात नहीं है, पहाड़ों के नीचे जाना है, मतलब असली नीचे, गांव तक। यहाँ से करीब 1-1.5 घंटा पैदल का रास्ता है। मानसी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या, इतना दूर गाड़ी नहीं जाती वहां? अरे नहीं बेटा, यहाँ तक कोई साधन नहीं पहुंचता, पैदल ही जाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। मानसी थोड़ा हिचकिचाई, पर सोचा चलो एक बार कोशिश कर लेती हूँ। वो निकल पड़ी अकेले नीचे की तरफ। शुरुआत में तो उसे मजा भी आया, पर जैसे जैसे रास्ता ऊपर नीचे होता गया उसकी सांस फूलने लगी, पैर दुखने लगे, गला सूखने लगा। हे भगवान, ये तो कोई ट्रेकिंग हो गई, दिल्ली में तो मैं कभी इतना पैदल नहीं चली। बड़ी मुश्किल से वो नीचे पहुंची, सामान लेकर वापस ऊपर आई तो पूरी तरह थक चुकी थी। पैर में दर्द, सांस अभी भी तेज चल रही थी। दिलीप ने देखा तो चिंता जताई। मानसी, तू ठीक तो है? इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस रास्ता थोड़ा लंबा था। ऐसा 2-3 बार और हुआ। हर बार मानसी नीचे जाती, सामान लाती और बुरी तरह थक जाती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन उसने साफ मना कर दिया, माँ जी, अब मुझसे रोज रोज नीचे जाना नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर। पर इसका नतीजा ये निकला कि घर में पकोड़े बनने बंद हो गए। बेसन नहीं तो पकोड़े कहाँ से बनते। धीरे धीरे मैगी का स्टॉक भी कम होने लगा। घर में मायूसी छा गई। दिलीप शाम को ऑफिस से आता तो पूछता, मानसी, आज पकोड़े नहीं बने? नहीं, बेसन नहीं है ना, और नीचे जाना मुझसे नहीं होता। ननद भी मुंह लटकाए घूमती। अरे भाई, बिना पकोड़े के तो मैगी भी अच्छी नहीं लगती अब। सास भी बोली, सच में बेटा, आदत से पड़ गई थी अब तो। रिश्तेदार जो पहले हफ्ते में 2-3 बार पकौड़ों के बहाने चले आते थे, अब आना बंद हो गए। मोहल्ले वाले भी पूछते, अरे भाभी, अब पकौड़े नहीं बनते क्या? मानसी को बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ सबकी उम्मीदें, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। वो रात को अकेले बैठी सोचती रही, यार इतनी मेहनत से तो सबको इस स्वाद की आदत लगाई,
अब ऐसे कैसे छोड़ दूं? कुछ तो तरकीब निकालनी होगी। अगली सुबह मानसी घर के पीछे वाले एक खाली मैदान में टहलने निकली। जमीन देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया कौन था। अरे, ये जमीन तो खाली पड़ी है, यहाँ प्याज आलू क्यों नहीं उगा सकती मैं? मानसी ने सास से बात की। माँ, अगर मैं यहीं पीछे वाली जमीन में प्याज आलू की खेती शुरू कर दूं तो? अरे बेटा, तुझे खेती आती है क्या? सीख लूंगी माँ, यूट्यूब है ना, और गांव के लोगों से भी पूछ लूंगी। हाँ मानसी, कोशिश करके देख, बुरा क्या है। मानसी ने मेहनत शुरू कर दी। गांव के एक बुजुर्ग किसान से सीखा, बीज लाई, जमीन तैयार की। पहाड़ों की मिट्टी में आलू प्याज उगाना आसान नहीं था, पर मानसी ने हार नहीं मानी। साथ ही उसने बेसन की समस्या का भी हल निकाल लिया। पास के गांव में एक पुरानी चक्की थी जो अब इस्तेमाल नहीं होती थी। मानसी ने दिलीप से कहकर उसे ठीक करवाया और घर पर ही चना पीसकर बेसन बनाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद जमीन में हरी हरी प्याज की कलियां और आलू के पौधे दिखने लगे। घर में छोटी चक्की भी चलने लगी। सास ये सब देखकर बहुत खुश हुई। अरे बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, अब तो हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ महीनों बाद जब पहली फसल तैयार हुई तो मानसी ने फिर से कढ़ाई चढ़ाई। ताजे आलू, ताजी प्याज, घर की पिसी बेसन से बने पकौड़े जब कढ़ाई से निकले, हा उनकी खुशबू पहले से भी ज्यादा गहरी थी। पूरा परिवार एक बार फिर टेबल के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ। सास ने पहला पकौड़ा उठाया। वाह बेटा, ये तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी बना है। भाभी, अब तो ये अपना खुद का ब्रांड बन गया, मानसी के पहाड़ी पकौड़े। दिलीप गर्व से मानसी को देख रहा था। मानसी, तूने साबित कर दिया कि मुश्किलें कितनी भी हो, रास्ता निकल ही आता है। मानसी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग ही संतुष्टि थी। दिव्या, क्या हर वक्त ये ऑफिस का काम लेकर बैठ जाती हो तुम? कभी तो इससे बाहर निकलो। एक तो तुम्हारे ये लैपटॉप और ये जिम के डंबल, तुम्हारी पूरी जिंदगी अब बस इन दोनों चीजों के बीच में ही चल रही है। हर वक्त काम करके तुम बोर नहीं होती हो क्या? माँ, आपको पता है ना, मुझे हमेशा से मेरे हाथों में लैपटॉप, घड़ी, ये सब चाहिए था। आपकी तरह चूड़ियां और बेलन नहीं। ये लैपटॉप हाथ में आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। लोग बाहर त्योहार मनाते थे और मैं घर में किताबों में घुसकर बैठी रहती थी, तब जाकर ये लैपटॉप मेरे हाथ में आया है। अब इस लैपटॉप को अपनी पूरी दुनिया बनाना तो बनता ही है ना। माना कि ये लैपटॉप तुम्हारे हाथ में आने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन दिन रात काम करना, हर वक्त बस काम में ही घुसे रहना, ये सही नहीं है ना। और रही बात मेरी, तो जब तुम स्कूल जाती थी तब स्कूल से आने के बाद घर पर मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाती थी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सहपाठियों को भी। लेकिन फिर भी हाथों में कलम के साथ साथ मैंने बेलन और चूड़ियों को भी जगह दी, क्योंकि चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाए, हर किसी को अपने लिए खाना तो खुद ही बनाना आना चाहिए। माँ, कौन से जमाने में जी रही हो आप? आजकल की कौन सी पढ़ी लिखी लड़की अपने हाथों से खाना बनाती है? और रही बात वक्त आने पर अपने हाथ से खाना बनाने की, तो हमारे शहर में कितने सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से हम खाना ऑर्डर कर सकते हैं। एक नहीं 100 कुक है, काम वाली है। मेरे हाथों में तो सिर्फ लैपटॉप के लिए ही जगह है ना। आज से पहले मैंने अपने कभी हाथों में बेलन को जगह ना दी थी और ना ही कभी दूंगी। इन शॉर्ट, में रसोई में पैर नहीं रखने वाली। ये सब कहने सुनने की बातें होती है बेटा, दूर से सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन असलियत तो यह है कि चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को थोड़ा बहुत रसोई का ज्ञान होना ही चाहिए। तुम चाहे 4 कुक लगा लो या 5 काम वालियाँ, कुछ फायदा नहीं होता। घर में कब क्या लाना है, क्या बनाना है, ये सब देखना घर के सदस्यों की ही जिम्मेदारी होती है। माँ, क्यों घुमा फिरा कर बातें कर रही हो? मेरे पास आपके इस बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं है। जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए, बिल्कुल मुद्दे का। मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही समझा रही थी। सोचा माँ की ये 2-4 किताबों की बाहर की बातें तुम्हारी जिंदगी आसान बना दे, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती। तो अब मुद्दे की बात सुनो। अब तुम 26 साल की हो गई हो, और लड़की चाहे पढ़ी लिखी क्यों ना हो, एक उम्र के बाद हर माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होती है। वैसे तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है। तुमने पढ़ाई के लिए वक्त मांगा, हमने वो तुम्हें दिया। तुमने कहा मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, उसके लिए भी हमने तुम्हें वक्त दिया। अब तुम पिछले 2 सालों से जॉब कर रही हो और हम चाहते हैं कि वक्त रहते ही तुम्हें अब शादी भी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो शादी के लिए इनडायरेक्ट राजी कर रही हैं आप? तभी आप मुझे रसोई का ज्ञान दे रही हैं। किसी के भी सीधी बातों का उल्टा पुल्टा मतलब निकालना कोई तुमसे सीख ले। मैं तुम्हें कोई शादी के लिए राजी नहीं कर रही थी। शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये तुम्हारी मर्जी है,
लेकिन क्या है ना, हर लड़की को शादी के बाद बदलना पड़ता है। अब शादी से पहले मैं तुमसे कहती थी कि दिव्या रसोई में मेरी थोड़ी मदद करवा दो, तो तुम्हारा हमेशा का एक ही जवाब रहता था, माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और आपको पता है ना, ये तेल मसाले के बीच में मुझे खड़ा नहीं रहा जाता। तो क्यों बार बार बुलाती हो आप मुझे रसोई में? मैं तुम्हें चाय बनाने के लिए रसोई घर में बुलाऊं, या फिर मेहमानों को पानी देने के लिए? तुम्हें पहले से ही रसोई में आना पसंद नहीं था। बचपन की मायके की बात अलग होती है बेटा, लेकिन जब एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, तब सब कुछ बदल जाता है। माँ, आप कौन सी लड़कियों की बात कर रही हो? मैं दिव्या हूँ, और मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। मैंने मायके में कभी रसोई में पैर नहीं रखा, और ना ही मैं ससुराल में रखूंगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आजकल कुक होते हैं और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अब लड़का शहर में अकेला रहता होगा, ऐसे लड़के से तुम शादी कर लोगी तो शायद तुम कुक रख भी लोगी। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत से तुम्हें पूरा परिवार मिल गया, जैसे सास ससुर देवर सब एक साथ रहते होंगे, तो ऐसे घरों में सास को कुक नहीं चलता। ऐसे वक्त में तुम्हें थोड़ी बहुत रसोई की समझ होनी चाहिए। क्या उनके सामने खड़े रहकर सिर्फ इतना कह दोगी कि मैं ये कोडिंग वेडिंग ये सब सीखी हूँ, ये मिर्च कौन सी है, मसाला कौन सा है, ये सब मुझे नहीं पता? तुम्हारे स्वभाव से मैं अभी से लिख कर दे देती हूँ कि तुम यही कहोगी। लेकिन क्या है ना, ससुराल जाकर बेइज्जती तुम्हारी नहीं मेरी होगी, क्योंकि कोई भी यही कहेगा कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है क्या। इसलिए तुम्हें बार बार मैं रसोई में बुलाती रहती हूँ। ओके, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, मेरी प्यारी माँ। लेकिन क्या है ना, पहली बात, मैं हमारे घर में कुक रखने वाली हूँ, और अगर आप जैसा कह रही है वैसा अगर मुझे ऐसा कोई घर मिल भी गया जहाँ कुक रखने की परमिशन नहीं होगी, तो मैं ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूंगी। मैं शादी से पहले ही उनसे पूछ लूंगी, लड़के की माँ से। अगर उन्होंने कुक के लिए ओके किया तो मैं ही शादी के लिए ओके करूंगी, नहीं तो मैं मना कर दूंगी। और मुझे यकीन है मुझे ऐसी सास मिल ही जाएगी, क्योंकि हर कोई आपकी तरह पुराने ख्यालातों का नहीं होता। हे भगवान, ये लड़की भी ना कहीं की बात कहीं लेकर जाती है। अब इसमें पुराने ख्यालातों की बात कहाँ से आई? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम ऑफिस छोड़ दो और दिन भर बस रसोई घर में बैठो? मैं तो तुमसे बस इतना कह रही थी कि तुम्हें कम से कम कौन से मसाले को क्या कहते हैं, कौन सी चीज घर में कितनी लगती है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये जरूरी होता है घर गृहस्थी के लिए। सब कुछ कुक के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। अभी तो तुम बड़ी होशियारी दिखाकर हाँ 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 कह रही हो, लेकिन जब सच में तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी ना, तब तुम्हें माँ याद आएगी, बड़ी आई कुक लगाने वाली। वो तो बस 5-10 मिनट आते हैं और झोंक झाँक कर चले जाते हैं। घर के रसोई का ध्यान घर के लोगों को खुद ही रखना पड़ता है, फिर चाहे कोई कितना भी कमाता क्यों ना हो। माँ, शादी की बात है ना, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। आप और पापा दोनों देखते रहिए, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं आपको बता दूंगी। और रही बात रसोई में कुक जाने की, तो ये सब शादी के बाद बातें ही होंगी। वो मैं और अब मेरे ससुराल वाले देख लेंगे। इस बारे में हम दोनों के ख्यालात कभी मैच नहीं होने वाले, इसलिए ये बात हम यहीं पर छोड़ देते हैं। बचपन से हम इसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। मैं इस बात को लेकर हमारे बीच में और झगड़ा नहीं चाहती, इसलिए जो होगा वो मैं ससुराल जाने के बाद देख लूंगी। गीतांजलि चाहे किसी भी तरीके से दिव्या को घर गृहस्थी रसोई इन सब में ध्यान देने के लिए मना ले, लेकिन दिव्या थी कि कभी रसोई घर में पैर रखना ही नहीं चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक हमेशा दिव्या किताबों में घुसी रहती थी। गीतांजलि अगर उसे कोई काम बता भी दे तो वो तुरंत मना कर देती थी। पहले तो गीतांजलि को लगता था कि छोटी है, एक बार बड़ी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगी, कम से कम खुद के काम तो खुद करना सीख ही जाएगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद जैसे ही दिव्या जॉब करने लगी थी, उसे लगने लगा था कि पैसे देकर घर के कामों के लिए वो नौकर चाकर यूं ही खरीद सकती है। हाथों में लैपटॉप आने के बाद दिव्या घर के कामों से कुछ ज्यादा ही दूर भागने लगी थी, और घर के काम रसोई इन सब को लेकर लगातार गीतांजलि और दिव्या में बहस होती थी। ऐसे में दिव्या के लिए अब रिश्ते आना शुरू हो गए थे। वैसे दिव्या के लिए रिश्ते तो कई सारे आ रहे थे, लेकिन दिव्या की ढेर सारी शर्तें उनकी वजह से कई सारे लड़कों को दिव्या से मिलने से पहले ही वापस लौटना पड़ता था। ऐसे में एक ही लड़के की तस्वीर दिव्या को पसंद आती है। गीतांजलि और दिव्या के पापा मिश्रा जी उस लड़के को, उसके परिवार को अगले दिन घर पर बुलाते हैं। अगले दिन सुबह, आपके परिवार के बारे में और राजवीर बेटे के बारे में हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हमारे पारिवारिक संबंध वैसे नहीं है, लेकिन व्यावसायिक संबंधों की वजह से हमारे दादा परदादा के वक्त से हमारा परिवार एक दूसरे को जानता है। अब यह रिश्ता नया रूप लेने वाला है भाई, इस बात से हम बड़े खुश हैं। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या है ना, हमारी बेटी बहुत ज्यादा खुले विचारों की है। एक बार लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। आप भी हमारी दिव्या से एक बार बात कर लो, फिर तब जाकर हम ये सब बातें आगे बढ़ाएंगे, हैं?
हाँ, आजकल के बच्चों को पुरानी परंपराएं, पुरानी बातें, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस कमाने से मतलब होता है। और मुझे भी कभी-कभी लगता है कि नई पीढ़ी के साथ बहस करने से अच्छा है कि हम उनके तरीके से खुद को बना ले, ताकि कम से कम घर में होने वाले झगड़े तो बंद हो जाए। हमें यहाँ आने से पहले ही पता था कि दिव्या बेटी जॉब करना चाहती थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको सिर्फ मेरे जॉब करने के बारे में ही पता है। अगर आपने मेरे बारे में खुलकर जानकारी निकाली होगी तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने आज तक कभी भी रसोई में पैर नहीं रखा है और मैं आगे भी नहीं रखूंगी। मतलब अभी तक मैंने घर के सभी काम किए और बहू आने के बाद भी घर के सभी काम मुझे ही करने होंगे। सच कहूँ तो काम करना मुझे भी पसंद नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी थी। इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू है आपके पास, आपको भी घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर के कामों के लिए काम वाली रख लेंगे। और रही बात खाना बनाने की, तो खाना बनाने के लिए हम कुक रख लेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे बेटा, आपत्ति किस बात की? आजकल की लड़कियां दिन भर लैपटॉप के सामने काम करती हैं। उनके पास कहाँ फुर्सत है घर में बैठकर रोटी सब्जी बनाने की। हमें कोई आपत्ति नहीं है। देख लो माँ, मैंने कहा था ना, हर कोई आपके जैसी पुरानी सोच लेकर नहीं बैठता है। मैंने अपनी मर्जी से पढ़ लिख भी लिया है और मुझे मेरी मर्जी का ससुराल भी मिल गया है। आपको मेरी बड़ी चिंता थी ना, तो अब आपकी सारी चिंता खत्म हो गई है। माँ बाप की चिंता कभी खत्म नहीं होती बेटा। और रही बात खाना बनाने की, तो आज भी मेरा वही कहना है कि हर किसी को घर में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो घर घर नहीं रहता। खैर, वक्त आने पर मेरी ये बात तुम्हारे समझ में भी आ जाएगी। बचपन से दिव्या ने पढ़ाई के अलावा कुछ किया होगा तो एक ही काम किया था, गीतांजलि की बातों को नजरअंदाज कर देना। आज भी गीतांजलि की बातों को नजरअंदाज करके दिव्या आगे बढ़ जाती है। घर में दिव्या की शादी तय हो गई थी। इस बात से घर का माहौल अब बदल गया था। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां होती है, सगाई, और फिर कुछ ही महीनों में शादी होकर दिव्या गुप्ता परिवार की बहू बनकर उनके घर चली जाती है। खुद की कॉफी या फिर 4 लोगों की चाय भी जो लड़की नहीं बना सकती थी, वो लड़की कुक के भरोसे शादी करके ससुराल पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद, है बहू, घर का सभी राशन खत्म हो गया है। खाना बनाने वाली दीदी ने खाने में आज सुबह सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे। तुम्हें वक्त मिले तो एक बार राशन का देख लेना। तुम्हें तो पता है कि अब मुझसे ये मार्केट वार्केट घूम घूम कर राशन लाना मुश्किल हो जाता है। तुम जरा राशन पानी का देख लो। मैं तो हमेशा सॉफ्टवेयर कोडिंग इन सब में घुसी रहने वाली लड़की हूँ। मुझे इन राशन पानी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने पिछली बार हमारे खाना बनाने वाली जो दीदी है ना, रेशमा, उनको पैसे दे दिए थे राशन लाने के लिए, और जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही मंगाया था। आपके हिसाब से तो वो राशन महीना भर चलना चाहिए था, लेकिन पैसे देकर अभी तो सिर्फ 10-12 दिन ही हुए हैं। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया है? मुझे क्या पता बेटा, तुम रेशमा से पूछ लेना। अगर मैंने उसे रखा होता या फिर वो मेरे जान पहचान की होती तो मैं सवाल जवाब करती, लेकिन अगर मैं उसे कुछ कहूँ, खाने जाऊं, तो शायद उसे लगे कि मैं ज्यादा रोक टोक कर रही हूँ और वो काम छोड़ दे। अगर वो काम छोड़कर जाएगी तो तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम पूरे महीने के राशन के पैसे दे रहे हो, लेकिन इतना राशन कहाँ जा रहा है वो तुम एक बार देखो। क्योंकि भले ही चाय सब्जी रोटी ये सब बनाने के लिए तुम रसोई घर में नहीं जा सकते, लेकिन कौन सी चीज बनाने के लिए कितना राशन लगेगा ये सब तो देखना तुम्हारा काम है। अगर सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? मुझसे ये सब नहीं होता माँ जी। और लगते हैं पैसे तो लगने दो, कोई बात नहीं, हम कमाते ही किस लिए हैं? खाना बनाने के लिए। वैसे भी हमेशा से थोड़ा बहुत ज्यादा राशन लगेगा ही। घर में एक मेंबर बढ़ गया है और खाना भी सबके लिए अलग अलग बनता है। रेशमा को मैंने पैसे दे दिए हैं, वो देख लेगी। माँ जी, अब ये लेकिन वेकिन छोड़ो। 4 पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं ये रसोई संभालने बैठ जाऊंगी ना तो मेरे 4 क्लाइंट हाथ से छूट जाएंगे। वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्या की सास शारदा दिव्या को राशन पानी की बातें बताने लगती है, लेकिन दिव्या उन्हें इधर उधर के जवाब देकर अपनी लैपटॉप के बैग को उठाती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिनों बाद नाश्ते की टेबल पर, राजवीर, तुम कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे ना कि तुम्हें गले में प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में दिक्कत होती है। तब तो मुझे लगा था कि तुमने बाहर का कुछ ठंडा खा लिया होगा, इसलिए हो रहा होगा। लेकिन कुछ दिनों से मेरे गले में भी दिक्कत हो रही है। एक साथ हम दोनों को ये गले की प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? गले की प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही है, लेकिन बताऊं किसे? तुम दोनों को कुछ बताने जाओ तो तुम दोनों हमेशा लैपटॉप में घुसे रहते हो। परसों में काम वाली पुष्पा बाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद तेल की वजह से इन्फेक्शन हुआ होगा। तेल? लगातार कोई हल्का सा या फिर मिलावटी तेल खाने से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कभी कभी सहेलियों के यहाँ चली जाती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ, इसलिए बाहर का तेल खाने से मुझे इन्फेक्शन हुआ है।
लेकिन अगर आप दोनों को भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो मिलावटी तेल है वो हमारे घर में ही है। दिव्या, हमारे घर में कौन से ब्रांड का तेल आता है? मुझे क्या पता मुझे कौन से ब्रांड का तेल खाना चाहिए, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं रेशमा दीदी को पैसे दे देती हूँ और वो उनकी पसंद से उनकी समझ से जो भी उन्हें लाना होता है वो लेकर आती है। अरे मुझे क्या पता ये क्या जवाब हुआ? तुम खाना बनाना नहीं चाहती थी, हमने कुक रखवा लिया। तुम घर के काम नहीं करना चाहती थी, हमने काम वाली रख ली। लेकिन कम से कम घर में क्या आता है, कहाँ से आता है, इतना तो तुम्हें देखना चाहिए। मुझे देखना चाहिए मतलब? जितना पैसा तुम कमाते हो उतना पैसा मैं भी कमाती हूँ। अगर तुम घर में नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं? और मैंने पहले भी कहा था मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे, तुम दोनों के झगड़ने से हमारे घर में कौन सा तेल आता है ये थोड़ी ना पता चलने वाला है। एक काम करते हैं, हम रेशमा दीदी से ही पूछ लेते हैं, या फिर घर में जो राशन है उसमें चेक कर लेते हैं कि घर में कौन सा तेल आता है। राजवीर स्टोर रूम में पड़ा हुआ राशन लेकर आता है। घर के सभी सदस्य एक एक करके पूरा राशन का सामान देखते हैं। ये तो बहुत ही लो क्वालिटी का तेल है। ये तो खुला तेल है जो डब्बे में मिलता है। बाकी का सामान भी बिल्कुल लो क्वालिटी का है। पता नहीं कि चोर बाजार से लेकर आई है ये सब। मतलब पिछले 6 महीने से हम खराब चीजें खा रहे हैं। रेशमा आज तो तुम गई। अरे रेगुलर कुक को जितने पैसे दिए जाते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा पैसे देती हो रेशमा को, फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहु शांत हो जाओ। सिर्फ रेशमा ही नहीं, अगर उसकी जगह पर कोई दूसरी खाना बनाने वाली होती तो वो भी यही करती। जिस घर में परिवार के सदस्यों का घर में ध्यान नहीं होता उस घर में यही सब होता है। कुक सिर्फ खाना बनाने के लिए होना चाहिए। अगर हम हमारे घर में क्या कैसे आएगा, कितना आएगा, ये सब मतलब हमारे घर का पूरा मैनेजमेंट किसी बाहर वाले के हाथ में दे देंगे तो घर का हाल ऐसा ही होगा। हमें कुक बदलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। मतलब माँ जी सही कहती थी, कोई चाहे कितना भी पढ़ लिख क्यों ना चाहे, रसोई हर किसी को संभालनी ही पड़ती है। आप भले ही रसोई में जाकर खाना मत बनाओ, लेकिन कम से कम खाना कैसे बन रहा है ये देखने के लिए तो आपको किचन में जाना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद फोन पर, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस मैं और राजवीर घर का राशन और किराना सामान लेने बाजार में आए हैं। अरे वाह बेटा, तुम कब से इन सब चीजों में ध्यान लगाने लग गई हो? तुमने तो कहा था पैसे देने पर इन सब चीजों के लिए लोग मिल ही जाते हैं। माफ करना माँ, जिस बात को लेकर मैंने आपसे हमेशा झगड़ा किया वो बात मुझे आपसे दूर रहने के बाद ही समझ आ गई। दिव्या फोन पर अपनी माँ को रेशमा ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ बताती है। इतना पैसा देते हैं वो लोग, हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें तो अपना घर संभालना ही पड़ेगा ना। रेशमा ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन वो जो सीख तुम्हें देकर गई है ना वो बहुत अच्छी है। हर किसी को अपने रसोई घर का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर का ध्यान रखना मतलब खुद के अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखने जैसा है। चलो बेटा तुम अपने काम खत्म कर लो, हम बाद में बातें करते हैं। मैं रसोई नहीं संभालने वाली इस बात को लेकर बचपन से दिव्या और उसके माँ में काफी बहस होती थी, लेकिन अंत में दिव्या को समझ आ ही गया था कि तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे खुद के और हमारे परिवार के सेहत के लिए हमें रसोई की तरफ और घर की तरफ ध्यान देना ही पड़ता है, फिर चाहे हम कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले।